हाय दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन बिलो ब्रिक फॉर्म इज क्लासिफाइड, यानी ये जो फिगर दिया हुआ है ये किस प्रकार का ब्रिक को शो करता है। तो ये आपका होता है बिवलेट क्लोजर होता है। क्या होता है? बिवलेट क्लोजर होता है। ये फिगर आप देख लीजिए, अभी बहुत से फिगर है। जैसे ये फुल ब्रिक है आपका, अगर आपसे पूछे हाफ बैट क्या होता है तो ये वाला ब्रिक होता है। ये 3/4 बैट है, देखिए ये दिया हुआ है 3/4 बैट है। और बेवलेट बैट ये होता है, देखिए ये बेवलेट बैट होता है। ये क्वीन क्लोजर है आपका, किंग क्लोजर ये है आपका, ठीक है। ये बेवलेट क्लोजर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका बेवलेट बैट है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका जो है बेवलेट क्लोजर है। इधर क्या दिया है? मीटर क्लोजर दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने प्रकार के आपके जो है ब्रिक हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। दिया है शार्पनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है। शार्पनिंग पॉइंट टेस्ट डिनोट करता है द टेम्परेचर को एट विच जिस पर बिटवीन अटेंड ए पार्टिकुलर डिग्री ऑफ द शार्पनिंग अंडर स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग द रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, यानी शार्पनिंग पॉइंट टेस्ट जो किया जाता है वो रिंग और बॉल ऑपरेटर्स का यूज करके हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट को पेंट्रेशन टेस्ट बोलते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट। ये तीनों एक ही प्रकार के टेस्ट होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक ही टाइप के टेस्ट होते हैं। नॉर्मली द कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस ऑफ द बिटवीन मटेरियल कैन बी मेजर्ड आइदर बाय पेंट्रेशन टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट, ठीक है। बट फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी दीज टेस्ट आर नॉट अप्लीकेबल एंड फ्लोर टेस्ट इज यूज्ड। मतलब कह रहा है कि कहीं कहीं कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस ऑफ बिटवीन ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है फ्लोर टेस्ट, पेंट्रेशन टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट तीनों करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंसिस्टेंसी का रेंज जो है वो इन दोनों पेंट्रेशन और विस्कोसिटी टेस्ट में अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? फ्लोर टेस्ट का यूज करते हैं। मतलब फ्लोर टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी टेस्ट होता है किसका? कंसिस्टेंसी का, ठीक है। उसके बाद सोलिबिलिटी टेस्ट क्या दिया है? कह रहा है बिटवीन कंटेंट ऑफ ए बिटुमिनस मटेरियल इज मेजर्ड बाय द मींस ऑफ इट्स सोलिबिलिटी इन कार्बन डिसॉल्फाइड एंड हेंस कैन बी मेजर्ड एज प्योरिटी टेस्ट ऑफ द बिटवीन। मतलब सोलिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछे कि प्योरिटी टेस्ट आप बिटवीन के लिए करना हो तो कौन सा टेस्ट होगा, तो वो आपका हो जाएगा सोलिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पॉट टेस्ट क्या होता है? कह रहा है एक स्पॉट टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट क्रैकिंग इन द बिटवीन। अगर बिटवीन में क्रैकिंग है तो उसको पता करने के लिए हम स्पॉट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इट इज मोर सेंसिटिव, यह क्या होता है? ज्यादा सेंसिटिव होता है देन द सोलिबिलिटी टेस्ट इन द टर्म ऑफ डिटेक्शन ऑफ द क्रैकिंग, ठीक है। प्लस पॉइंट दिया है, कह रहा प्लस पॉइंट ऑफ ए बिटवीन ऑफ मटेरियल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस मेमोटरीली टेक्स फायर इन द फॉर्म ऑफ प्लस अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ द टेस्ट। अब फायर टेस्ट क्या होता है? कह रहा फायर पॉइंट टेस्ट क्या होता है? फायर पॉइंट टेस्ट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर होता है एट विच जिस पर मटेरियल गेट्स इन इग्नाइटेड एंड बर्न अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट है, पढ़ लीजिएगा। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्ट्स ऑफ द टिम्बर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। मतलब कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो कह रहा है चिप मार्क इज द डिफेक्ट होता है ए राइज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर। मतलब चिप मार्क जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर का डिफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे डिफेक्ट कई प्रकार के होते हैं ना, आपका सीजनिंग का डिफेक्ट हो, सीजनिंग के कारण डिफेक्ट होता है, नेचुरल डिफेक्ट होते हैं और कन्वर्जन ऑफ द डिफेक्ट होते हैं टिम्बर में। तो कौन कौन से हैं? देखिए पहले तो कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर के कारण जो डिफेक्ट होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? चिप मार्क हो गया, और आपका जो है ये टर्न ग्रेन हो गया, अगला डायगोनल ग्रेन हो गया एंड वेन हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर के कारण जो डिफेक्ट होते हैं वो होता है। और डिफेक्ट फंगी के कारण कौन सा होता है? ड्यू टू फंगी के कारण जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जितने भी राट आते हैं, राट करके जो लास्ट में आएंगे वो सब आपके फंगी के डिफेक्ट होते हैं। जैसे हियर राट, ब्राउन राट, ड्राई राट, सैप स्ट्रेन एंड ब्लू स्ट्रेन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? फंगी के कारण डिफेक्ट होते हैं। नेचुरल फोर्सेस के कारण जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जिनके लास्ट में सेक्स आए, सेक, ठीक है, जैसे कप सेक,
रिंग शेक, हियर्ड शेक, स्टार शेक एंड रेडियल शेक, ये सारे के सारे नेचुरल फोर्सेस के कारण जो है डिफेक्ट होते हैं। और डिफेक्ट एराइज ड्यू टू सीजनिंग कारण कौन कौन सा होता है, तो आपका ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बो और कप, ठीक है। तो बो, कप, वार्प एंड ट्विस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिफेक्ट होते हैं सीजनिंग के कारण, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 1500 ग्राम ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू द हैव 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, परसेंटेज ऑफ द वाटर पूछ रहा है, कितना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन लगा हुआ है, देख लेते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, डिफाइन किया जाता है, रेशियो होता है मास ऑफ द वाटर और मास ऑफ द सॉलिड्स का। तो यानी W बराबर क्या होता है, मास ऑफ द वाटर अपॉन मास ऑफ द सॉलिड। मास ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, तो 1875 में 1500 घटा देंगे तो वेट ऑफ द वाटर निकल आएगा, और 1500 क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड्स है। तो इसको हल कर लेंगे तो 0.25 आ गया। परसेंटेज में बात करेंगे तो 25% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका 25% वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सारणी बनी हुई है। पहली बात तो ये समझिए, कंपैक्शन फैक्टर क्या होता है। कंपैक्शन फैक्टर जो होता है, वेट ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट होता है। ये फार्मूला होता है कंपैक्शन फैक्टर का, कि वेट ऑफ द पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट अपॉन में वेट ऑफ द फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट होता है। अब यहाँ पे जो दिया गया है सारणी, इसको देख लेते हैं। अगर कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.95 होगा तब वर्कबिलिटी क्या कहलाएगी, वो हाई वर्केबल कहलाएगी, ठीक है। फ्लोविंग कंक्रीट हैविंग हाई वर्कबिलिटी, अगर 0.95 है या इससे अधिक है तो हाई वर्कबिलिटी कहलाएगा। 0.92 है तो वो प्लास्टिक कंक्रीट कहलाएगा। क्या होगा, प्लास्टिक कंक्रीट होगा और मीडियम वर्केबिलिटी होगा, ठीक है। प्लास्टिक कंक्रीट और मीडियम वर्केबिलिटी होगा। 0.85 है तो क्या हो जाएगा, स्टिफ प्लास्टिक कंक्रीट होगा और लो वर्केबिलिटी होगा। 0.85 अगर होगा तो स्टिफ प्लास्टिक कंक्रीट होगा और लो वर्केबिलिटी होगा। 0.75 होगा तो स्टिफ कंक्रीट होगा और हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी होगी। क्या होगी वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबिलिटी होगी, ठीक है। अगला भी लिस्ट आपका दिया हुआ है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। तो पहला दिया है सूट। सूट क्या होता है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पहले का चौथा वाला सही है, ठीक है। तो सूट का मतलब क्या हो गया, सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लोअर लेवल। मतलब क्या होता है कि सूट का मतलब ये होता है, ये सुटेबल कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए सुटेबल होता है। किसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो कंक्रीट के, ठीक है। ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल, मतलब समझिए ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल तक ले जाने के लिए कंक्रीट को, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए सुटेबल होता है आपका सूट। अगला ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है, ये समझिए। ट्रांजिट मिक्सर जो होता है वो तीसरा वाला सही है, मतलब सुटेबल होता है फॉर कन्वेइंग कंक्रीट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिट मिक्सर से हम क्या करते हैं, कंक्रीट को बहुत ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस यानी लंबी डिस्टेंस क्या बोलते हैं, वहन करना हो या परिवहन करना हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सुटेबल होता है आपका ट्रांजिट मिक्सर। स्किप एंड होइस्ट क्या होता है, तो स्किप एंड होइस्ट बोले तो आपका पहला होता है, मतलब स्किप एंड होइस्ट का मतलब हो गया कि सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। यानी ग्राउंड लेवल से अगर आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तक ले जाना हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आपका स्किप एंड होइस्ट वाला जो होता है वो सुटेबल होता है। अब बचा क्या, बेल्ट एंड कन्वेयर्स बचा। तो बेल्ट एंड कन्वेयर्स में क्या हो जाएगा, ये सुटेबल होता है, इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। सुटेबल होता है फॉर कन्वेइंग कंक्रीट फॉर ए शॉर्टर डिस्टेंस, यानी छोटी डिस्टेंस के लिए अगर क्या बोलते हैं कंक्रीट का वहन करना हो तो उसके लिए हमारा जो सुटेबल होता है वो क्या होता है, बेल्ट एंड कन्वेयर्स होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्या दिया कि ब्यूरो ऑफ फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर पब्लिश्ड न्यूमेरस हैंडबुक्स विच सर्व फॉर यूजफुल। मतलब कह रहा है कि सीधी बात है कि इसमें IS कोड दिए गए हैं और ये IS कोड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे SP 16/1980 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिजाइन एड्स फॉर RCC, ठीक है। RCC का जो होता है समझिए, RCC 456/1978 के अनुसार जो रेनफोर्स कंक्रीट में ऐड किए जाते हैं डिजाइन में, उसको जो है शो करता है SP 16/1980, ठीक है। और SP 23/1922 क्या होता है, ये कंक्रीट मिक्स पर जो है हैंडबुक है ये, ठीक है। हैंडबुक ऑन द कंक्रीट मिक्सेस। तीसरा दिया है SP 24/1982, क्या दिया है, ये आपका है एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक है फॉर IS 456/1975 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद SP 34/1987 क्या है, तो ये हैंडबुक है ऑन कंक्रीट रेनफोर्स का एंड डिटेलिंग। हैंडबुक ऑन कंक्रीट रेनफोर्स एंड डिटेलिंग के लिए SP 34/1987 आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं है उसका कोई। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि मतलब सारणी दिया गया है वेलोसिटी ऑफ द पल्स का
किलोमीटर पर सेकेंड में है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है। अगर वेलोसिटी ऑफ द प्लस पल्स जो है आपका, वेलोसिटी ऑफ द पल्स जो है वो 4.5 मीटर से अधिक हो गया, 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक हो गया तो एक्सीलेंट कहलाएगा। 3.5 से 4.5 के बीच में हो गया तो गुड कहलाएगा। 3 से 3.5 के बीच में हो गया तो रीजनेबल कहलाएगा, और 3 से कम है आपका तो डाउटफुल कहलाएगा। ठीक है, याद रखिए 4.5 से अधिक तो एक्सीलेंट, 3.5 से 4.5 गुड, 3 से 3.5 तो रीजनेबल हो गया, और 3 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्या है, फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट सरफेस इज फाइनली अचीव्ड बाय द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस दिए गए हैं कौन कौन से। स्क्रीनिंग पहला है, ठीक है। स्क्रीनिंग क्या होता है, तो इट इज द लेवलिंग ऑपरेशन दैट रिमूव द हम्प एंड हॉलो। देखिए याद रखिएगा, अगर हम्प एंड हॉलो की बात आएगी तो स्क्रीनिंग कहलाएगा। ठीक है, हम्प एंड हॉलो होता है एंड गिव ए ट्रू एंड यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, मतलब हम्प और हॉलो को जो भरने के बाद एक यूनिफॉर्म सरफेस सतह प्रदान करने की जो क्रिया होती है वो स्क्रीनिंग कहलाती है। फ्लोटिंग क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इरेगुलरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट लेफ्ट आफ्टर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद जो है अगर सरफेस में इरेगुलरिटी है तो उसको हटाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, ट्रबलिंग दिया है। ट्रबलिंग क्या होता है, इट इज द फाइनल ऑपरेशन ऑफ द फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस, इट इज द परफॉर्म वेयर द स्मूथ एंड डेंस सरफेस इज रिक्वायर्ड। मतलब समझे नहीं समझे, फिर से समझिए। कह रहा है कि ट्रबलिंग क्या होता है, ट्रबलिंग दरअसल क्या होता है आपका, ये करनी वाला पैटर्न होता है। मतलब समझिए पहले, इट इज द फाइनल ऑपरेशन। पहली बात तो ये कि फाइनल ऑपरेशन होता है किसके लिए, फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट सरफेस को फिनिश करने के लिए, या कंक्रीट सरफेस को फिनिश करने का फाइनल ऑपरेशन क्या बोलते हैं, ट्रबलिंग कहलाता है। इट इज परफॉर्म वेयर स्मूथ एंड डेंस सरफेस इज रिक्वायर्ड, जहां पर स्मूथ और डेंस सरफेस होता है वहां पे ये रिक्वायर होता है। क्यूरिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट मिक्सेस बाय द कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू द इनेबल द कंक्रीट टू गेन मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्यूरिंग की डिफिनेशन लिखी गई थी, कोई मतलब नहीं था उसका। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आपका, कह रहा सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट है। ठीक है, सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट है, इसमें वाटर पाउडर का रेशियो जो होता है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के द्वारा जो वाटर पाउडर मतलब वही वाटर सीमेंट हुए हैं, तो वाटर पाउडर का रेशियो जो होता है 0.8 से 1 होता है। कितना होता है, 0.8 से 1 होता है, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, उसके बाद टोटल पाउडर कंटेंट कितना होता है, तो 160 से 240 लीटर होता है। ठीक है, लीटर में बात करेंगे तो 160 से 240 होता है, केजी में बात करेंगे तो 400 से 600 होता है पर मीटर क्यूब में। यानी 1 मीटर क्यूब में अगर लीटर में बात करें तो आपका 160 से लेकर 240 लीटर होता है, और अगर केजी पर मीटर क्यूब में बात करें तो 400 से लेकर 600 तक जो है केजी पर मीटर क्यूब होता है क्या, टोटल पाउडर कंटेंट। ठीक, सैंड कंटेंट की मात्रा कितनी होती है, तो सैंड कंटेंट में भी मोर देन 38% ऑफ द मोर्टार वॉल्यूम, मोर्टार वॉल्यूम का 38% से अधिक होता है सैंड कंटेंट। ठीक है, चौथा क्या दिया, कोर्स एग्रीगेट कंटेंट क्या होता है, नॉर्मली 28 से 35% वॉल्यूम ऑफ द मिक्स, यानी टोटल वॉल्यूम के मिक्स का 28 से 35% जो है कोर्स एग्रीगेट कंटेंट रखा जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है वो बेस्ड होता है किसमें, स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, यानी कितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम वाटर सीमेंट रेशियो को जो है सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एनी केस वाटर कंटेंट शुड नॉट बी एक्सीड 200 लीटर पर मीटर क्यूब, यानी 200 लीटर पर मीटर क्यूब से अधिक किसी भी केसेस में आपका वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट इज द टोटल वुड फॉर्म कितना है, टोटल वुड फॉर्म 50 से 60% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, 50 से 60% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट का लगभग वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट होता है। यानी वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट की बात करें तो कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट का 50 से 60% आपका सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट होता है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। उसके बाद क्या दिया है, एरिएटेड कंक्रीट क्या होती है, एरिएटेड कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब उत्पादित होती है बाय एडिशन, किसको ऐड करके, तो पाउडर्ड एल्यूमिनियम को ऐड करके एरिएटेड कंक्रीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ नो फाइन कंक्रीट, नो फाइन कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1600 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है, 1600 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी ऑफ नो फाइन कंक्रीट की डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर कुछ साड़ी दी गई है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ लो वेट कंक्रीट हमने बताया 300 से 1200। देखिए यहाँ पर नो फाइन कंक्रीट और लो वेट कंक्रीट दो अलग अलग चीजें हैं। तो लो वेट कंक्रीट की डेंसिटी अगर पूछेगा तो 300 से 1200 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, अगर नो फाइन कंक्रीट पूछ लिया और उसकी डेंसिटी
डेंसिटी जो होती है वो 1600 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। कितना होती है? 1600 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट, कन्वेंशनल कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? तो वो 2400 केजी पर मीटर क्यूब होती है, मतलब वही जो आपका सीमेंट कंक्रीट है। तो कन्वेंशनल कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो 2400 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अगर हैवी वेट कंक्रीट की डेंसिटी पूछ ले तो आपका कितना होगा? 3000 से 6000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लो वेट कंक्रीट 300 से 1200 हो गया, नो फाइन कंक्रीट तो आपका 1600 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया, कन्वेंशनल कंक्रीट 2400 हो गया, और हैवी वेट कंक्रीट जो है वो 3000 से 6000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे ईरर दिया हुआ है, तो ईरर क्या होती है? पहली बात तो ये समझिए, ईरर जो होता है वो डिफरेंस होता है किसका? मेजर लेंथ और एक्चुअल लेंथ। मेजर लेंथ और एक्चुअल लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो ईरर कहलाता है, जिससे ईरर बराबर क्या होता है? मेजर डिस्टेंस माइनस एक्चुअल डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर मेजर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्चुअल डिस्टेंस है तो पॉजिटिव क्या होगा? वो ईरर, मतलब जो ईरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मेजर डिस्टेंस ज्यादा है किससे? एक्चुअल डिस्टेंस से, तो जो ईरर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ईरर पॉजिटिव हो गया तो करेक्शन क्या होगा? करेक्शन निगेटिव होगा, क्योंकि ईरर का जो है जस्ट अपोजिट होता है आपका करेक्शन। अब यहाँ पे कुछ ईरर दिए गए हैं और उसके बाद करेक्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ईरर, ड्यू टू ईरर क्या है? ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ये समझिए पहले। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है? ईरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर ईरर पॉजिटिव होगी तो करेक्शन निगेटिव होगा, और करेक्शन अगर ईरर जो है निगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो सेम कंडीशन हो सकती है। पुल जो होता है, तनन जो होता है वो भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। स्लोप जो होता है हमेशा ईरर में, स्लोप याद रखिएगा, ईरर में हमेशा पॉजिटिव होता है। स्लोप ही नहीं, स्लोप के साथ सैगिंग हो गया, उसके बाद रॉन्ग अलाइनमेंट हो गया, तीनों के तीनों ईरर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और अगर ईरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होंगे? तीनों के तीनों निगेटिव होते हैं। किसमें? स्लोप में, सैगिंग में और रॉन्ग अलाइनमेंट में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, इन दोनों का जो है डिफरेंस दिया गया है। पहला जैसे नीडल है, नीडल क्या होते हैं? प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड टाइप की होती है, सर्वेयर कंपास में क्या होती है? उसका जो होता है ईड वाला होता है, वो क्या होता है? नुकीला होता है, तो ईड बार टाइप कहते हैं उसको। स्केल क्या होता है? फ्री टू फ्लोट अलोंग विद द ब्रॉड टाइप मैग्नेटिक नीडल होती है। इसमें क्या होती है? अटैच टू द बॉक्स, बॉक्स के साथ इसमें जो है अटैच होती है। ठीक है, सर्वेयर में बॉक्स जो होता है वो अटैच होता है। उसके बाद बियरिंग क्या दिया है? बियरिंग जो होता है इसमें होल सर्किल बियरिंग ली जाती है प्रिज्मेटिक में, और क्वाड्रेंटल बियरिंग ली जाती है आपका सर्वेयर में। ग्रेजुएशन क्या होते हैं? पहली बात तो इन्वर्टेड होता है प्रिज्मेटिक कंपास में, ये बात तो सही है। उसके बाद क्या होता है इसमें? ग्रेजुएशन जो होते हैं हैव टू ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे? बाय प्रिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है? सर्वेयर में डायरेक्ट लिया जाता है। उसके बाद साइटिंग और डिस्टेंस क्या होता है? कैन डन सिमुलेटेनियसली होता है। ठीक है, यानी साथ साथ जो है काम कर सकते हैं। और उसमें क्या दिया है? सर्वेयर में क्या होता है कि साइटिंग इज टू बी फर्स्ट डन, पहले साइटिंग की जाती है, उसके बाद क्या होती है? रीडिंग पढ़ी जाती है। और ट्राइपॉड क्या होता है? तो आपका प्रिज्मेटिक में ट्राइपॉड की आवश्यकता नहीं होती ट्राइपॉड की, और सर्वेयर में क्या होता है? एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस दिए गए थे, ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है आपकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाइप ऑफ द वर्नियर दिया गया है। तो वर्नियर तीन प्रकार का यहाँ पे दिखाया है। एक तो आपका जो है डायरेक्ट वर्नियर, एक रेट्रोगेट वर्नियर, एक होता है आपका स्टैंडर्ड वर्नियर, स्टैंडर्ड या एक्सटेंड वर्नियर होता है। अगर मान के चलिए कि डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एन है, किसमें? डायरेक्ट वर्नियर में। अगर डायरेक्ट वर्नियर में डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल के मान एन है, और मेन स्केल का जो डिवीजन है उसका n-1 हो गया, तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा। और अगर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n है और मेन स्केल का जो डिवीजन है वो n+1 हो गया, तो वो रेट्रोगेट वर्नियर कहलाएगा। और सेम कंडीशन पे अगर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आपका n है और मेन स्केल का डिवीजन जो है वो 2n-1 हो गया, तो वो स्टैंडर्ड वर्नियर कहलाएगा। तो कह रहा है कि वर्नियर स्केल इन विच n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 या n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, इसका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट वर्नियर कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी देखेंगे। अगला सिंपल लेवलिंग क्या होती है पहले ये जानिए। इट इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन इन द लेवलिंग when it is required to find the difference in the elevation between the two points both of which are क्या होता है? ये visual form a single position of the level if the two point are so closed, कह रहा है if the two point are so closed that they can be seen from a single setup their level difference can be determined easily। ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है? कह रहा है इट इज द मेथड ऑफ द लेवलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट्स लोकेटेड एट द सम डिस्टेंस अपार्ट टू द डिटरमाइन द एलिवेशन
difference between the 2 point to be stabilized benchmark. The method is usually the method is used in order to find the difference in the elevation between the 2 points. कौन कौन से पॉइंट होते हैं? पहला है if they are far apart, मतलब काफी दूरी पर हो. दूसरा दिया difference in the elevation between the 2 point is too great, यानी डिफरेंस जो है दो एलिवेशन का वो बहुत ज्यादा हो. तीसरा दिया गया इफ देयर आर ऑब्स्टेकल्स इंटरवेजिंग, मतलब क्या है जब हम इसका निरीक्षण करते हैं तो उस टाइम क्या हो बीच में बाधा कोई आ जाए. प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है? इट इज द मेथड होता है टू डिटरमाइन, ज्ञात करने के लिए द लेवल, मतलब लेवल को आप एक ग्राउंड सरफेस एलॉन्ग ए प्री डिटरमाइंड लाइन, पहले से कोई मतलब जो है लाइन ज्ञात हो, विच मे बी सेंट्रल लाइन ऑफ ए रोड, कैनाल, रोडवे, पाइप लाइन, ये सब हो सकते हैं. प्री डिटरमाइंड लाइन मे बी सिंगल स्टेट लाइन और ए सीरीज ऑफ द कनेक्टेड स्टेट लाइन. द मेथड इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और सेक्शनिंग, मतलब प्रोफाइल लेवलिंग को लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या सेक्शनिंग भी कहते हैं. ठीक है, तो सेक्शनिंग इज यूजफुल होता है फॉर द लेआउट रोड के लिए, रोड के लिए रोड का लेआउट निकालने के लिए, कैनाल का, टेरेस लाइन का और कंटूर बाउंड्स का. रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द लेवल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच आर क्या होते हैं सेपरेट बाय द ऑब्स्टेकल्स लाइक अ रिवर, पॉन्ड, लेक, ये सब होते हैं. ये सब क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल लेवलिंग कहलाते हैं. अगला दिया है इन द प्लेन टेबल सर्वे द मेथड जो हम यूज करते हैं लोकेटिंग पॉइंट के लिए. समझिए इंपॉर्टेंट लाइन है. इन द प्लेन टेबल सर्वे द मेथड यूज जो यूज किया जाता है लोकेटिंग पॉइंट के लिए क्या कहलाता है? वो आपका जो है आइदर रेडिएशन कहलाएगा और इंटरसेक्शन कहलाएगा. आइदर रेडिएशन और इंटरसेक्शन कहलाता है. ये आपकी जो लाइन होती है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है. सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आया है. सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज, कह रहा है कि किसी भी बबल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी होती है वो कब इंक्रीज कर सकती है? तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेबल ट्यूब. अगर लेबल ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तब सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी. इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यानी लेंथ के साथ साथ अगर डायमीटर को भी इंक्रीज करते हैं तब भी क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी. इंक्रीजिंग द इंटरनल रेडियस ऑफ द लेबल ट्यूब, लेबल ट्यूब की जो इंटरनल रेडियस होता है उसको भी इंक्रीज करते हैं तब भी हमारा क्या होता है? सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है. अब डिक्रीज कैसे होती है? तो सेंसिटिविटी इंक्रीज तब करेगी जब हमारा विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी. क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड यूज इन द ट्यूब. ट्यूब में जो लिक्विड यूज किया गया है उसकी अगर विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाए तब सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. और रफनेस ऑफ द वॉल ऑफ लेबल ट्यूब का जो रफनेस ऑफ द वॉल है वो भी अगर डिक्रीज करेगा तब भी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी. मतलब समझिए कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज करती है. पहला कि मतलब लेंथ, डायमीटर और इंटरनल रेडियस ये तीनों इंक्रीज कर जाएं तब सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड और रफनेस ऑफ द वॉल ये दोनों डिक्रीज कर जाएं तब आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, तो यह मतलब इंपॉर्टेंट लाइन ये होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी विद डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको. उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट दिया गया है आपका. कह रहा है एडजस्टमेंट टू बी मेड एट एवरी सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहलाता है. ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या क्या आते हैं? पहले तो सेटिंग अप आता है, फिर सेंटरिंग आता है, फिर लेवलिंग आता है, फिर फोकसिंग ऑफ द आईपीस आता है, उसके बाद फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. ये 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होती है पहले जानिए. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग और क्या होता है? कुकर होती है. कुकर मतलब जल्दी की जा सकती है, चीपर होती है, लेस लेबोरियस देन द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड की तुलना में इसमें लेस मतलब जो है कम कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. इन दिस मेथड ए सीरीज ऑफ द गाइड पॉइंट आर सिलेक्टेड अलोंग विथ ए सिस्टम ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर क्या होता है एंड देयर एलिवेशन आर डिटरमाइंड. दिस पॉइंट आर देन प्लॉटेड एंड कंटूर आर क्या होता है? ड्रॉन किया जाता है इन द इंटरपोलेशन. ठीक है, 3 मेथड होते हैं किसके? इंटरपोलेशन के. पहला क्या होता है? बाय एस्टिमेट होता है. तो दिस मेथड क्या होता है? ये रफ मेथड होता है और यूज किया जाता है स्मॉल स्केल मैप पर. ठीक है, एस्टिमेट का जो होता है इसमें इंटरपोलेशन के 3 मेथड होते हैं. पहला है एस्टिमेशन. तो एस्टिमेशन वाला जो होता है वो रफ मेथड होता है और यह कहाँ यूज किया जाता है? स्मॉल स्केल मैप पर यूज करते हैं. अर्थमेटिकल कैलकुलेशन दूसरा है आपका. अर्थमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है? तो दिस इज ए वेरी एक्यूरेट मेथड. यह क्या होता है? वेरी एक्यूरेट मेथड होता है बट ए टेडियस वन. क्या होता है? टेडियस वन होता है. अच्छा, पोजीशन ऑफ द कंटूर पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ द कंटूर पॉइंट बिटवीन द गाइड पॉइंट इज लोकेटेड बाय द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन. ठीक है, तीसरा क्या होता है? ग्राफिकल मेथड होता है. ग्राफिकल मेथड क्या होता है? इट इज द रैपिड एंड कन्वीनियंट
मेथड होता है एंड गिव देता है, हायर एक्यूरेसी देता है, हाँ, देन द एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड जो आपका पहला वाला था उसकी तुलना में इसमें हायर एक्यूरेसी मिलती है। अच्छा, इट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ इंटरपोलेशन वर्क, इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ इंटरपोलेशन वर्क होते हैं। तो इसमें नोट क्या करने वाली चीज है ये समझिए कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है इस कंसीडर मोर एक्यूरेट होता है देन द ग्राफिकल मेथड एज ग्राफिकल मेथड, मतलब समझिए, मतलब कह रहा है कि जो आपका अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो ग्राफिकल मेथड की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट होता है। एज ग्राफिकल मेथड एज्यूम ओनली लीनियर वेरिएशन बिटवीन द टू गाइड पॉइंट, ठीक है। तो बस यही जानते रहिए कि अर्थमेटिकल वाला मेथड जो होता है वो आपका ग्राफिकल मेथड से ज्यादा अच्छा होता है। ये एक क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है कि एक एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक सीप जस्ट सी द टॉप ऑफ लाइट हाउस विच इज क्या होता है 30 मीटर एबव द सी लेवल। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आई कितना दिया है 10 मीटर दिया है एबव द सी लेवल, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड लाइट हाउस, मतलब ऑब्जर्वर और लाइट हाउस के बीच की जो है डिस्टेंस बतानी है आपको। देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहली चीज तो ये समझिए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर और लाइट हाउस को उसने d3 मान लिया, ठीक है। क्या होगा ये सम होगा डिस्टेंस टू द विजुअल हॉरिजन, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वर d1 हो गया एंड लाइट हाउस d2 हो गया, तो d3 बराबर d1 प्लस d2 हो गया। अब d1 d2 कैसे निकालेंगे, तो d1 का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में 10 अपान कितना हो जाएगा, पहली बात इसमें देखिए 10 और 30 दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए आपका ये लाइट हाउस विच इज d1 दिया 30 मीटर मतलब, और ये दिया आपका 10 मीटर, ठीक। तो 10 मीटर का निकालेंगे तो d1 पे कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 10 अपान 0.06735 होगा, 10 अपान 0.06735। इसी तरह d2 निकालेंगे तो अंडर रूट में 30 अपान क्या होगा 0.06735 हो जाएगा। दोनों को हल कर लेंगे, d1 d2 निकल जाएगा, d3 कैसे निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन दिया, कह रहा है कैलकुलेट करना है एरर को इन द स्टाफ रीडिंग ऑन द स्टाफ एट ए डिस्टेंस कितना दिया 1000 मीटर ड्यू टू द आउट ऑफ सेंटर ऑफ द बबल बाय द 4 डिविजन्स, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इन 30 सेकेंड पर 2 mm डिवीजन इस क्या होगा। सीधी सी बात है, आपके बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला क्या है ये देखिए, अल्फा बराबर क्या होता है एस अपान डी, क्या होता है अल्फा बराबर एस अपान डी, और एस अपान डी बराबर होता है एन एल अपान आर, एन एल अपान आर के। अल्फा क्या है, एंगल है, किसका एंगल है, बिटवीन द लाइन ऑफ द साइट इन द रेडियन, लाइन ऑफ द साइट का एंगल है रेडियन में, ठीक है। डी क्या है, डिस्टेंस है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्टाफ, मतलब स्टाफ से लेके जहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस है। एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन थ्रू विच द बबल इज मूव्ड है, ठीक है। आर रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ट्यूब है। एस क्या है, एस जो है स्टाफ इंटरकेप्ट है या ईडर कह सकते हैं। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द एल डिवीजन ऑफ द बबल ट्यूब। डी कितना है 1000 m दिया है। अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री गुणे 4 कर देंगे, और अपान में क्या हो जाएगा 20 62 65, ये याद रखिएगा 20 62 65 अपान में होता है, ठीक है। कैलकुलेशन करिए, एस बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डी, तो इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, कितना आंसर आएगा 0.58 मीटर आ जाएगा। तो एरर कितना आ जाएगा 0.58 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अलग दिया है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ड्यूरिंग ए सर्वे 2 पॉइंट आर फिक्स्ड पी एंड क्यू दिया है, ठीक है। मतलब समझिए कि एक सर्वे किया गया, वहां पे 2 पॉइंट मिला पी और क्यू, उनका आर एल दिया कितना हो गया 268.4 दिया है, 276.4 दिया है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है पी और क्यू के बीच का 50 मीटर है। कह रहा है इट वाज सीन दैट द कंटूर इंटरवल वाज फाउंड टू बी 2 मीटर, 2 मीटर कंटूर इंटरवल पाया गया उसमें। अच्छा, देयरफॉर 4 पॉइंट ऑफ द 4 कंटूर जिसका आर एल कितना है 270 है, 272 है, 274, 276 दिया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी द डिस्टेंस 274 मीटर का मतलब कह रहा है 274 मीटर की जो डिस्टेंस है वो पी से कितनी दूरी पर है। मतलब समझिए, नहीं समझे, कह रहा है पी और क्यू दिया है, पी का जो आर एल दिया 268.4 है, क्यू का आर एल 276.4 दिया है, उनके बीच में 4 रीडिंग है 270 की है, 272 की है, 274 की है, 276 की है। तो कह रहा है कि 276 वाले से लेकर के पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो समझिए पहले कैसे लेवल डिफरेंस निकालना है। पहले पी और क्यू के बीच कितना है 8 मीटर आया, 276.4 में 268.4 घटाया 8 मीटर आया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के बीच कितना दिया है 50 मीटर दिया है, 50 मीटर दिया है, ठीक दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में बाई 8 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बीच में हमें कितना डिफरेंस लेवल का आया है वो निकाल लें। तो कितना हो जाएगा 274 माइनस 268.4 कर लेंगे तो 5.6 आएगा। तो 50/8 गुणते 5.6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 35 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या दिया है, एक आपका सारणी दी गई है, इसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ द पेमेंट दिया है, हैवी रेन दिया है, लाइट रेन दिया है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट बिटवीन और वाटर बाउंड मैकेडम अर्थ रोड दिया है, 4 दिए गए हैं, 1 इन 50, 1 इन 40, 1 इन 50, 40, 33, 25 दिया है। और सारणी हमने बताया कैसे याद किया जाएगा, ऊपर 1 इन 60 हो जाएगा, उसके बाद सेम कंडीशन पे आ जाएगा, 50 वाला 50 पे आ जाएगा, 40 वाला 40 पे आ जाएगा, 33 वाला 33 पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।